ट्वेल्थ क्लास, त्रैमासिक परीक्षा, व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडी। हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन तक हो चुके थे कंप्लीट। अब बढ़ते हम 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट है, नियोजन प्रक्रिया में प्रबंध द्वारा उठाए गए विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। मीन्स हमें इसमें क्या बतानी है, द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग। तो हमारा आंसर है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास नियोजन के प्रोसेस में। सबसे पहले नियोजन की आवश्यकता, हम ये देखते हैं कि हमें जो प्लानिंग करनी है उसकी जरूरत हमें क्यों है, उसका कारण क्या है। सबसे पहले हम अपना कारण देखेंगे। नियोजन की आवश्यकता को समझे बिना इसे दैनिक कार्यचर्या में लाने पर नियोजन का लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें सबसे पहले इसके कारणों पर ध्यान देना होता है कि हमें नियोजन की जरूरत क्यों है। उसके बाद हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है कि हमारी संस्था के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम उनको क्या कर लेते हैं, उनको फिक्स कर लेते हैं, और उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से निर्धारण करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने नियोजन की प्रक्रिया को आगे चालू करते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्यों को सबसे पहले स्पष्ट रूप से देख लेना चाहिए। हमें उसके उद्देश्यों को ना 2 भागों में बांट देते हैं, एक मेन उद्देश्य और एक उसके सबऑर्डिनेट्स। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। नियोजन के आवश्यक आधारों का निर्धारण करना, नियोजन के लिए उचित आधार निश्चित एवं एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। इन्हीं आधारों का हम पहले पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ये पूर्वानुमान भविष्य संबंधी होते हैं, जैसे कि क्या कोई काम कैसे करना, कब करना है आदि। फिर उसके बाद वैकल्पिक कार्यविधि का निर्धारण, कि काम करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, कैसे कैसे काम को कर सकते हैं, उन सभी का हम क्या कर लेते हैं, पहले निर्धारण कर लेते हैं। फिर हमने जब काम करने के निर्धारण कर लिया है कि कैसे कैसे मेथड हो सकते हैं, फिर हम उनमें से सबसे बेस्ट मेथड का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। पहले सबका मूल्यांकन किस तरह से करेंगे कि सबके क्या उनसे बेनिफिट हो सकते हैं, क्या उनसे लॉस हो सकते हैं। अब जिस मेथड के सबसे ज्यादा बेनिफिट है और लॉस कम है, उसको हम क्या करते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ कार्यविधि का चुनाव, जो हमने यहाँ पर उनके बेनिफिट्स और लॉसेस देखे थे, उनके आधार पर हम सबसे जो बढ़िया अल्टरनेटिव है उसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। विस्तृत योजना तैयार करना, कार्यविधि के चुनाव के उपरांत एवं संस्था के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए हम अपनी योजना या प्लानिंग तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन की विशेषताओं का वर्णन। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखो, नियोजन का महत्व या नियोजन की विशेषताएं अलग होती है। नियोजन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट वन क्या है, समन्वय। नियोजन में क्या होता है, नियोजन एक श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत उत्पन्न की इकाइयों में इतना अच्छा समन्वय होता है कि सब तत्व एक इकाई का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, लोच का होना। योजना में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, यानी कि हम अपने काम के अनुसार कभी भी अपनी प्लानिंग में कुछ भी अल्टरेशन कर सकते, कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिशुद्धता का गुण, यदि योजना के अंतर्गत कोई घटना होती है, उस घटना के प्रभाव को योजना सहन कर लेती, तब यह कहा जाता है कि योजना में परिशुद्धता का गुण विद्यमान है। नियोजन में उद्देश्यों पर बल दिया जाता है, भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। ये देखिए पॉइंट 4 नंबर का क्वेश्चन है, समन्वय बनता है, इससे लोच आती है, परिशुद्धता का गुण, उद्देश्यों पर बल, भविष्य का पूर्वानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक ढांचे एवं प्रभागीय ढांचे में अंतर लिखिए। अंतर है हमारा जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है और फंक्शनल होता है। डिपार्टमेंट में क्या है, इस संगठन में छोटी छोटी एक स्वायत्त शासी इकाई में भी यानी कि हम कहने का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट हम बना देते हैं। सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं इसके आधार पर। कार्यात्मक संगठन में से हम प्रत्येक काम को कई भागों में बांट देते हैं। विभागीय संगठन में विभागीकरण का आधार उत्पाद या भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, यानी कि हम जो डिपार्टमेंट बनाते हैं उसमें आधार क्या हो सकता है, उसका प्रोडक्ट भी हो सकता है और उसका एरिया भी हो सकता है। यहाँ पर आधार हमारा क्या होता है, काम और क्रियाकलाप।
विभागीय संगठन में सामान्य प्रबंधकों की अधिक संख्या होती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे तो मैनेजर्स भी अलग अलग होंगे। कार्यात्मक संगठन में सामान्य प्रबंधकों की अधिक संख्या के विपरीत कार्य विशेषज्ञों की है, क्योंकि यहाँ पर हम काम पर फोकस कर रहे हैं तो हमें जो वर्क स्पेशलिस्ट है उनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। संगठन का यह प्रारूप डिसेंट्रलाइजेशन पर बल देता है, यानी कि यहाँ पर जो मेन अथोराइज पर्सन है वो अपने अधिकारों को दूसरों को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। मुख्य जो उसके अधिकार है वो अपने पास रखता है, बाकी दूसरों को ट्रांसफर कर देता है कि आप काम को अपने तरीके से कीजिए। कार्यात्मक संगठन में यह केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पर, यानी कि सेंट्रलाइजेशन, इसमें ना जो काम करवाने वाला वो सारे अधिकार अपने पास रखता है, दूसरों को नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर लिखिए। देखिए, औपचारिक मीन्स फॉर्मल और अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस है। इनफॉर्मल में क्या है, अधिकृत, विवेकपूर्ण व नियोजित व्यवस्था। यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ काम योजना के अनुसार होता है कि पहले ही योजनाएं बना लेते हैं और उसके अनुसार हम काम करते हैं। जो इनफॉर्मल होता है वो क्या है, अपने आप से संगठन बन जाते हैं, यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती कि ये काम हमें ऐसे करना वैसे करना, ये परिस्थितियों पर आधारित होता है, इच्छा पर आधारित होता है। इसमें संस्था के उद्देश्यों को और लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। यहाँ पर सामाजिक हितों की, क्योंकि सोशल से होता है, ठीक है। यह बड़ा होता है, यह आकार में छोटा होता है। ये स्थायी संगठन होता है, ये अस्थायी संगठन होता है। ये कभी भी क्या है, आपका ब्रेक हो सकता है। जैसे आपके मित्र मंडली है, जैसे उनका संगठन बन गया है और किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो संगठन खत्म। इसमें क्या है, अधिकारों एवं कार्यों पर बल देते हैं, यहाँ पर अपने संबंधों पर ज्यादा बल देते हैं, रिलेशंस पर। ये ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ये ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊपर से नीचे या समतल हो सकता है। कार्यों के विशिष्टीकरण पर आधारित होता है, ये पारस्परिक अपने रिलेशन पर निर्धारित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। देखिए, समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप इससे सहमत है? कारण बताइए। समन्वय प्रबंध का सार है, यह कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। समन्वय वह कला होती है जो प्रबंध के विभिन्न कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके, समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन, जो अलग अलग काम है उनके बीच में क्या करता है, ये सामंजस्य यानी कि बैलेंस बनाकर रखता है, जिससे काम अच्छी तरह से हो सके और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। समन्वय प्रबंध के विभिन्न काम एवं क्रियाओं को एक कड़ी में पिरोता है, यानी कि सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, और तभी संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के सभी काम को एक सूत्र में बांधता है और संगठन के कामों में निरंतरता बनाए रखता है। समन्वय प्रबंध का सार है, मतलब कि ये सामूहिक प्रयासों पर डिपेंड करता है, जिसमें अब इन सामूहिक प्रयासों में कौन कौन, विभिन्न विभाग, व्यक्ति, प्रबंधों में एकता आदि रहते हैं। समन्वय नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुनिश्चितता प्रदान करता है। इसके साथ ही हम समन्वय के साथ में महत्व दे देंगे कि इसमें इसका महत्व क्या है प्रबंध में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, संस्था में विभिन्न विचार, योग्यता एवं दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति कार्य करते हैं, जिसके कारण व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई आती है। अब इस कठिनाइयों को किससे दूर करते हैं, हम समन्वय से दूर कर देते हैं। संस्था का उद्देश्य, लक्ष्य एवं व्यक्ति के उद्देश्य, लक्ष्य एवं हितों में अंतर हो सकता है। मीन्स संस्था का उद्देश्य कुछ और होता है और उनके पर्सनल उद्देश्य कुछ और हो सकते हैं, तो दोनों में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्शन को हम किससे दूर करते हैं, समन्वय के द्वारा दूर करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की शैली भी अलग अलग होती है, जिससे क्या होता है, काम के दोहरापन होता है, तो उस दोहरेपन को रोकने में हम किसकी मदद लेते हैं, समन्वय की मदद लेते हैं। उसके बाद है, संस्था के अंतर्गत व्यक्ति के मध्य, प्रबंध के स्तरों के मध्य संघर्ष हो सकते हैं, कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग लेवल बने हुए, उन अलग अलग लेवल जो है मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल है, उनमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। संपूर्ण संगठन का कार्य सुगमता, सुसंगत, व्यवस्थित एवं क्रम से एकजुटता से किया जाए, इसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, समन्वय या कोऑर्डिनेशन की। समन्वय के द्वारा पारस्परिक सहयोग एवं साधनों का सर्वोत्तम उपयोग पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध का कौन सा स्तर संगठन के विकास एवं लाभ के लिए जिम्मेदार है? ये तो आपको सबको ही पता होगा कि प्रबंध का कौन सा स्तर, यहाँ पर 3 लेवल रहते हैं आपके, टॉप, मिडल
और लो। तो जो टॉप लेवल होता है उसी का काम होता है लाभ और विकास को निश्चित करना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि प्रबंध का जो टॉप लेवल है यानी कि उच्च स्तर है वो संगठन के विकास एवं लाभ के लिए जिम्मेदार होता है। क्या बनेगा हमारा उच्च स्तर। उस स्तर अब उसे पहचान तो हमने लिया, उसमें साथ में क्या बोला है इसने कि उसके कामों को भी समझा, यानी कि यहाँ पर हमें किसके कार्य बताने हैं। अब उच्च स्तर के कार्य हमें देखिए उच्च स्तर प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उनका काम होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। अब यहाँ पर बोलोगे कि उच्च स्तर प्रबंधकों का मुख्य काम होता है संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। ये उद्देश्य सामान्य भी हो सकते हैं और विशिष्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें विशिष्ट उद्देश्य भी और सामान्य उद्देश्य भी सब अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेने चाहिए। उसके बाद है इनका काम नीतियों का निर्माण करना। पूरी संस्था के लिए जो नीतियां फ्रेम की जाती है उनको बनाता कौन है, टॉप लेवल ही बनाता है। अब इन नीतियों में क्या क्या शामिल होती है, उत्पादन नीति यानी कि प्रोडक्शन पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी, एम्प्लॉय पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी। अब ये देख लेना इसमें क्या क्या आते हैं, इसके अंदर पढ़ लेना। थर्ड पॉइंट है संसाधनों को जुटाना कि जो अपने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए है उनको प्राप्त कैसे किया जाएगा। उसके लिए हमें जो जो रिसोर्सेज की जरूरत होगी उनको जुटाना, उनको एकत्रित करना, एक जगह पर इकट्ठा करना, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। अब इन संसाधनों में मानव, मशीन, सामग्री और फाइनेंस से रिलेटेड रहता है। संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी कौन तैयार करता है, शीर्ष प्रबंध यानी कि उच्च स्तर। उसके बाद है कंट्रोल यानी कि काम पर नियंत्रण। शीर्ष प्रबंध उपक्रम के सारे कामों पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। वो नियंत्रण कैसे रखते हैं, बजट बना के, लागत देख के, सांख्यिकी, किस्म नियंत्रण एवं लेखांकन विधियों का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार वातावरण के विभिन्न आयामों को उदाहरण सहित समझाइए। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्यवसाय परिवेश के आयाम, और बुक में बहुत ज्यादा दे रखा है तो आपको शॉर्ट में करना है, 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये अपना डायग्राम बनाना है कि व्यवसायिक वातावरण या पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है। आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, जनसंख्या, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय, कानून और भौतिक वातावरण, ये होते हैं शामिल। ऐसे डायग्राम बनाओगे, इसके सारे पॉइंट्स लिखोगे, फिर उन पॉइंट्सों को एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या है, आर्थिक परिवेश। आर्थिक का मतलब ये इकोनॉमी से रिलेटेड है आपका। थोड़ा थोड़ा करते जाओगे इसमें कैसे। पहले क्या आर्थिक परिवेश होता है, क्या इसका आशय है, आर्थिक विशेषता घटक या शक्तियों से है जिसमें व्यवसाय उपक्रम संचालित होता है। इसके मेन पॉइंट लिख दोगे क्या क्या, आर्थिक प्रणाली की प्रकृति, अर्थव्यवस्था का ढांचा आता है इसमें, पूंजी बाजार, आर्थिक नीतियां, आर्थिक विकास की अवस्था, ये हो गया हमारा आर्थिक पर्यावरण। अब सेकंड है मेरे पास है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश में क्या आता है, व्यवसाय समाज परिवेश से प्रभावित होता है तथा साथ ही सामाजिक परिवेश को प्रभावित भी करता है। यानी कि जो हमारा व्यवसाय है वो समाज से, सोसाइटी से प्रभावित भी होता है और सोसाइटी को प्रभावित भी करता है। अब इसमें हमें सामाजिक परिवेश में किन किन चीजों का अध्ययन करना पड़ता है, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, सामाजिक अभिरुचियां, पारिवारिक संरचना तथा मूल्य, सामाजिक चिंताएं, शैक्षणिक स्तर। थर्ड है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि राजनीतिक। राजनीतिक किससे रिलेटेड होता है, उससे आपके जैसे नेता, सरकार, इनसे रिलेटेड होता है। तो इसमें आप किन किन चीजों का अध्ययन करोगे, संवैधानिक ढांचा, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक स्थिरता, नौकरशाही की भूमिका, सरकार की नीतियां, विदेश नीति आदि। ये आप पॉइंट्स याद करते चले जाओ, अगर उनको लिखना है क्योंकि क्वेश्चन 4 नंबर का बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन, तो आपको पॉइंट्स करने हैं। उसके बाद है कानून यानी कि लीगल एनवायरनमेंट। कानून परिवेश का आशय देश में निर्मित कानून की उन विशेषताओं से है जो व्यवसाय को प्रभावित करती है, जिनके आधार पर व्यवसाय चलाए जाते हैं। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और उनका परिपालन व्यवसायिक उपक्रमों को करना पड़ता है। अब यहाँ तक कि हमने क्या इसमें देख लेंगे कि मेन कानून कौन कौन से हैं, वो क्या क्या है। जैसे ट्रेडमार्क अधिनियम बनाए गए हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, माप तोल, उद्योग अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बस यहीं तक काफी है।
उसके बाद है टेक्नोलॉजी परिवेश। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो तकनीक होती है, यानी कि जैसे मोबाइल आपका हर दिन क्या है, एक नया उसमें फीचर्स ऐड होता जा रहा है, यानी कि वो मॉडिफाई होता जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल परिवेश का आशय टेक्नोलॉजी की विशेषताओं को ध्यान में रखकर व्यावसायिक उपक्रमों का कार्य संपन्न करने से होता है। माल तथा सेवाओं को प्रदान करने के लिए नवीन तकनीकों को अपनाना, नवीन उपकरण का प्रयोग करना, नवीन उत्पादन क्रियाएं, कार्यविधि लागू करना आदि। यानी कि जो समय आपका बदलता जा रहा है, उस बदलते हुए समय के साथ साथ आपको भी अपने मेथड्स में, अपने प्रोडक्शन में, हर चीज में कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आप वो चेंजेस नहीं करोगे तो आपका व्यवसाय क्या है, पिछड़ जाएगा और आपके कॉम्पिटिटर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है जनसंख्या संबंधी परिवेश। जनसंख्या में क्या किया जाएगा आपका, जनसंख्या के आकार के साथ साथ जनसंख्या का शैक्षणिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, आय का वितरण, स्त्री पुरुष अनुपात, आयु के अनुसार रोजगार, जनसंख्या वृद्धि दर, क्योंकि इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही आप क्या करते हो, अपना प्रोडक्शन करते हो। अपना प्रोडक्शन उस स्तर का करोगे कि वहां के व्यक्तियों की पहले आय देखोगे। आप इतनी लग्जरी चीज बना दो और उसको वो परचेज ही ना कर पाए तो उसका फायदा क्या है। तो आपको जनसंख्या संबंधी आंकड़े भी देखने पड़ेंगे कि मुझे अपना प्रोडक्शन कैसे करना है, उन्हीं के अनुसार आप करोगे। भौतिकी परिवेश, भौतिकी परिवेश का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर कंट्री में आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हो वहां की फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब कि जो चीज आप बनाना चाह रहे हो उसके अनुकूल वहां पर स्थितियां या परिस्थितियां, वहां का मौसम है भी या नहीं। तो उस मौसम को, उस वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रख के ही आप क्या करोगे, अपनी वस्तु का प्रोडक्शन करोगे। ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक परिवेश। सांस्कृतिक परिवेश का मतलब है वहां के धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज आदि चीजें, जीवन शैली। तो इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है हमें कि हम अपना प्रोडक्शन वहां पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम पेपर का। क्वेश्चन था, सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो क्या प्रभाव पड़ता है सरकार की नीति का किसी व्यवसाय पर या उद्योग पर। एक तो से प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। औद्योगिक लाइसेंस नीति एवं विदेशी फर्मों को, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या है, लाइसेंस देना शुरू कर दिया है, विदेशी जो कंपनियां हैं उनको अपने देश में इनवाइट कर रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है, हमारे कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं, हमें अपनी वस्तुओं में और ज्यादा क्वालिटी को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती जा रही है, नहीं तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिक पाएंगे। दूसरा है ग्राहकों की बढ़ती मांग या सजगता। सूचनाओं के आदान प्रदान के कारण ग्राहक पहले से भी ज्यादा क्या हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। बढ़ती हुई सूचना के कारण ग्राहक पहले से कहीं अधिक जागरूक हो गए हैं। बढ़ती प्रतियोगिता के कारण उनके पास उत्तम एवं गुणवत्ता उत्पाद को चयन करने के भी अवसर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि उनके पास अब ज्यादा क्या है, ऑप्शन है। वो केवल आपकी वस्तु पर ही डिपेंड नहीं है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपकी वस्तु पसंद नहीं आते हैं तो वो किसी दूसरे से जाके खरीद लेते हैं, क्योंकि उनमें सजगता भी आ चुकी है। वो जानते हैं कि कौन सी चीज उनके लिए फायदेमंद है और आप किस चीज को लेकर उनको बेवकूफ बना रहे हो या उनको सही इंफॉर्मेशन दे रहे हो। उसके बाद तकनीकी पर्यावरण में तीव्र परिवर्तन। बढ़ती हुई प्रतियोगिता ने फर्मों को बाजार में जीवित रहने एवं विकास करने के लिए नए विचार एवं विधियों को विकसित करने पर बल दिया है। ये नई तकनीक ने मशीन, प्रक्रिया, उत्पादन, सेवा में सुधार के अवसर प्रदान किए। तेजी से बदलते हुए तकनीकी पर्यावरण ने छोटी औद्योगिक इकाइयों को नई चुनौतियां पेश की हैं। नेक्स्ट है मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता। भारत में प्रशिक्षित कर्मचारियों का सदैव अभाव रहा है। नई सरकारी नीति ने मानव के संसाधन पर के विकास पर बल दिया है। नए बाजार की दशाएं, प्रशिक्षित, प्रभावी कार्य क्षमता, अधिक लगन से काम करने वाले मानवीय संसाधनों पर बल दिया है। बाजार अभिविन्यास। पूर्व में व्यापारिक फर्म माल तथा वस्तु का उत्पादन करती फिर विक्रय हेतु बाजार में लाती थी, अर्थात फर्म उत्पादन अग्रसित थी। परंतु अब बाजार में क्या है, अभिविन्यास में परिवर्तन हुआ, यानी कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बदल चुका है। पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि वो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट पर डिपेंड था कि वस्तु ही क्या है, पूरी उसका मार्केट का
किंग है, लेकिन अब ये धारणा बदल चुकी है। यहाँ पर अब वस्तु नहीं लेकिन कस्टमर क्या है, मार्केट का राजा बन चुका है। अब हमें प्रोडक्शन पर ध्यान न देकर किस पर ध्यान देना है, कस्टमर की डिमांड पर ध्यान देना है कि वो क्या चाहता है, आपको उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण, नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों का तेजी से विकास हुआ है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां ज्यादा बन गई हैं और विदेशों की कंपनियां भी हमारे देश में आके काम कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की आय में भी वृद्धि होती जा रही है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। चैप्टर क्या, हमारा एग्जाम पेपर क्वार्टरली खत्म हो चुका है। देखते हैं अब कौन सा नया पेपर तैयार करवाते हैं। थैंक यू।